उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे डॉक्टर विशेष गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण, जहां पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। इन प्रकार की संस्थाएं पूरे जनपद में काम कर रही है, उनके साथ एक संवाद बनाने के लिए आज बैठक आयोग से आयोजित की गई। लगभग क्योंकि कोरोना काल है, ये मंडल की बैठक होनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी बैठक हम आयोजित नहीं कर सकते, इसलिए केवल जनपद स्तर के केवल एक एक अधिकारी एक विभाग से बुलाए थे। करीब 15-20 अधिकारियों के साथ में हम लोगों ने बैठक की है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। और इसके पीछे भाव ये था कि जो आजकल कोरोना काल चल रहा है, इसमें कई प्रकार की हमारी समस्याएं हमारे सामने, आप सभी जानते हैं। प्रवासी भाई हमारे तमाम देश प्रदेशों से अपने शहर में भी आए हैं, यहाँ शहर से गुजरे भी हैं, आपने सब उसको कवर किया है अच्छे तरीके से। लेकिन मेरा मतलब केवल बच्चों से है। जो बच्चे श्रमिक हैं, जो बच्चे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखला जिनका होना है या जिनका हुआ है, उनकी क्या स्थिति है, या जो हमारे बाल गृह है वो कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना का कोई सिम्टम तो नहीं है, अधिकारी हमारे कैसे काम कर रहे हैं, पुलिस हमारी या जीआरपी हमारी या एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट कैसे काम कर रही है बच्चों के बारे में, इसका विभाग से आज एक समीक्षा बैठक करनी थी। तो मुझे लगता है कि आप सभी से आज मेरी पहली मुलाकात है, और मैं अधिकांश कई मंडलों में 2-2 बार हो आया था, लेकिन यहाँ सहारनपुर में चूंकि इस प्रकार की न कोई घटना घटी है बच्चों को लेकर, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं थी जिसका तुरंत, वैसे तो संज्ञान हम लेते रहते हैं समाचार पत्र और टेलीविजन के माध्यम से, क्योंकि बच्चों के प्रति यहाँ मैंने देखा कि अपराध का ग्राफ भी कम है, क्योंकि न समाचार पत्रों में है न आपके मीडिया के माध्यम से है। तो इसलिए मैंने इसको बाद में रखा था। तो 2 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद मैं तीसरे साल में यहाँ पर आया हूँ, और आज मैंने बालिका गृह भी वहाँ उसका निरीक्षण किया था। कभी मौका लगेगा, क्योंकि हमारी नाबालिग बच्चियाँ हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको मीडिया में हाईलाइट नहीं करते हैं। जे एक्ट में पूरा प्रावधान है, लेकिन मैंने जो काम देखा वहाँ पर, मुझे लगा कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी, जिलाधिकारी के निर्देशन में, जो चाहे सिटी साहब हो या डीपीओ साहब हो, उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं, मुझे लगा कि वो बच्चियाँ रचनात्मक रूप से काम कर रही हैं अंदर। वो बच्चियाँ वहाँ तमाम सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं, वहाँ बच्चियाँ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, ऐसे कोविड काल में भी। व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ, इसलिए मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ जो बालिका गृह की उसकी स्वच्छता कह लीजिए, बच्चों के काम करने का ढंग कह लीजिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। एक बच्ची तो हमारी लगभग इंटरमीडिएट में 86% पाई है। तो अंदर रहकर ये काम अगर बच्चों के लिए हो रहा है, तो ये बाकी प्रदेश के लिए भी मॉडल बन सकता है। आज 2-3 बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक तो मैं अस्पताल गया था, असल में अस्पताल में मैंने देखा कि वहाँ जो रैन बसेरा वार्ड है, उसमें पूरी स्थिति मुझे ठीक नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। वहाँ पर तमाम जो बेड पड़े थे उसकी स्थिति बड़ी खराब मुझे दिखाई दी। तो मैंने आज निर्देशित किया कि आने वाले समय में जो रैन बसेरा है, और कोविड काल चल रहा है, और कोविड काल में स्वच्छता रहनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बाल श्रमिकों को लेकर हम लोग एक योजना बना रहे हैं, सरकार की योजना है कि जो हमारे बच्चे बाल श्रमिक हैं और जो सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चे, इनके लिए एक योजना मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। और वो योजना ये है कि अब जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो प्री प्राइमरी के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी तक आप लोग कहते थे कि साहब बच्चे हमारे घूम रहे हैं, ढाबों पर काम कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। अब हमारी उसकी एक योजना बन गई है। उस योजना में अब ये होगा कि क्षेत्र वाइज जो डाटा हमारा है, और आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी हमारा हर क्षेत्र में है, उनके पास पुष्टाहार भी रहता है, तो पुष्टाहार भी उन बच्चों को देना, उस क्षेत्र के जो बाल श्रमिक बच्चे हैं उनको उस केंद्र पर लाना, जो बच्चे भिखारी हैं, बाल भिक्षु हैं, उनको उस केंद्र में लाना, और उनको जो प्राथमिक का ब्रिज कोर्स है उसको बढ़वा कर उसी महिला से, जो महिला हमारी कार्यकर्ती है, आशा कार्यकर्ती है, या जो आंगनबाड़ी केंद्र पर रहती है, उसको बढ़ा के शिक्षा के अधिकार अधिनियम में लाने की बात है। ये बड़ी योजना है। दूसरी योजना हमारी बाल श्रमिक विद्या योजना है। बाल श्रमिक विद्या योजना अभी आप सब लोगों ने दिखाया था कि जो 12 जून है वो बाल श्रमिक निरोध दिवस है। उस दिन एक जियो किया है हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, बाल श्रमिक विद्या योजना, अर्थात
हमारे परिवार में 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। कंडीशन तो ये है कि जिसमें माँ बाप ना हो, बच्चा श्रम करने को तैयार हो। दूसरा ये था कि उसके घर पे कोई जमीन ना हो। तीसरी कंडीशन है कि वो दिव्यांग हो सकते हैं। ऐसे बच्चे अगर श्रम करने को तैयार हैं तो उनको 1000 रुपये महीना, और जो लड़कियां हैं उनको 1200 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अब ये जिम्मेदारी श्रम विभाग की है कि श्रम विभाग ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करके ऐसे बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाए। तो ये निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस योजना की बड़ी तारीफ की जा रही है। और जो मैंने अभी प्री प्राइमरी के रूप में इस्तेमाल करने की बात की है, वो मुख्यमंत्री जी से उन्होंने निर्देशित किया है कि इसका जियो बन गया है हमारा, बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगली बैठक जब आपकी 2-4 महीने बाद हम करेंगे, उसमें मुझे लगता है कि कोविड काल भी थोड़ा कम होगा और उसके बाद हमारी इस योजना को लागू करने में भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो ये कुछ तमाम विभाग थे हमारे, बाल कल्याण समिति है, जे बोर्ड है, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जी को हमने निर्देश दिया है कि अब जो जितने मदरसे हैं वो सब ऑनलाइन होंगे और उनके हॉस्टल भी जे एक्ट में लाए जाएंगे। यह निर्देश दिया है कि उनका उसका डाटा हमें चाहिए कि हमारे जितने भी स्कूल चलते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस के हों, चाहे वो मुस्लिम के हों, चाहे वो और किसी कम्युनिटी के हों, सब में आप देखते हो हॉस्टल बने हुए हैं, है ना। और जब हॉस्टल बने हुए हैं तो वहाँ जे एक्ट लागू होता है। अंडर 18, मेरा मतलब तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। और वो बच्चे जहाँ भी रहते हैं वहाँ किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कल को मेरे बच्चों के साथ कोई घटना अगर हॉस्टल में हो जाती है तो उस पर हम कैसे कार्रवाई करेंगे, सारा कुछ पुलिस पर आता है। और पुलिस भी फिर अपने उसी IPC की धारा के अंतर्गत काम करती है। तो हमें चाहिए ये कि जो बच्चों का अधिकार अधिनियम बना है, जो किशोर न्याय अधिकार अधिनियम बना है, उसके अंतर्गत कार्रवाई या उस बच्चे की काउंसलिंग या उस बच्चे का रिहेबिलिटेशन, उस बच्चे की योग्यता, उस बच्चे का अनुदान, वो तभी होगा जब वो जे एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आज कुछ ऐसी बातें थी जिन पर काफ़ी गहराई से चर्चा हुई है। और ADM सिटी साहब हमारे पास में थे, हमारे एक ज्वाइंट कमिश्नर भी हमारे टैक्स के बैठे हैं और बाकी DPO साहब भी हैं। सबके बीच में ये बना है कि हम इसको लेके हम एक काउंसलिंग, हम ओरिएंटेशन और इसके लिए एक वर्कशॉप, सभी जितनी संस्थाएं यहाँ पर थी उनको लेकर हम कैसे आपस में बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से ADM सिटी साहब ने जो आज प्रतिबद्धता दोहराई है, आने वाले समय में हम बच्चों के उत्तम हित के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे और काम करके हम बच्चों के बेहतर भविष्य को कैसे बेहतर और बेहतर बनाया जाए। प्रवासी मजदूर हमारे हैं, उनके बच्चों को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। हमारी जो महिलाएं उनके साथ आई हैं उसको कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत हमारी ड्रेस बनाने का काम, ये आप देख रहे हैं कि सारे काम को कैसे हम किया जाए। तो इस सरकार की जो योजना है ये कैसे जमीन पर उतरे और समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले, कतार में रहने वाले कमजोर गरीब बच्चों को किस प्रकार से उनका हक मिले, इसके लिए योजना को देखने के लिए, इसका संज्ञान लेने के लिए आज मैं लखनऊ से उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की समीक्षा बैठक यहाँ आयोजित करने के लिए आया। सर, अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल की जी तो कोरोना में जिस तरह से बच्चे अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मानसिक दबाव भी बना हुआ है, उनका मानसिक तनाव भी बिगड़ता जा रहा है। तो उसके बारे में क्या? ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। परसों मैं बबराला में था, आपको ध्यान होगा कि एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या भी किन बुंदों पर करी है उसने कि उसने मोदी जी को लगभग 18 पेज का, उसने 19 पेज का एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि पॉल्यूशन बहुत है, मंदिर खराब स्थिति में है, सड़कों पर गंदगी है, डॉक्टर भी ठीक नहीं देख पा रहे। मेरे दिमाग में इस प्रकार के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों ने मेरे दिमाग को परेशान कर रखा है और मेरे पास अपने को ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं घर गया था परसों उसके परिवार में, तो वहाँ एक योजना ये बनी है कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि तमाम समाज के इन्फ्लुएंसर्स, समाज के मौजिज़ लोग, समाज में कुछ माँ बाप, कुछ हमारे अच्छे बच्चों को लेकर किस प्रकार से एक वर्कशॉप विकसित की जाए। अर्थात हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम लोग, बहुत बड़ी चर्चा है, आपके ऊपर भी तमाम आता होगा कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए तमाम शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा दबाव है, लेकिन वहाँ भी हमने ये एडवाइजरी, आज मैंने निर्देश दिया है आयोग को कि हम एक एडवाइजरी देंगे जिसमें जिलाधिकारी माध्यम महोदय को हम ये कहेंगे कि जिसमें हमारे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो BSA हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी नीचे के स्तर पर हैं,
चाहे वो हमारे DIOs हैं, ये जिस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारे ऐसे बच्चों के लिए भी कोई ना कोई साधन जरूर हो जिसको वो थोड़ी देर उस अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग बैठ के अपने दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेश कर सके। और दूसरा, माँ बाप को दिशा निर्देशित करने की बात है कि माँ बाप किस प्रकार से अपने बच्चों से बात करें। असल में 3-4 महीने में माँ बाप भी थक गए हैं बच्चों से बात करते करते। स्कूल खुल नहीं रहे हैं, प्ले ग्राउंड बंद है, पीयर ग्रुप हमारे हैं नहीं, जो संवाद है वो सोशल मीडिया से है, वो भी एक तरफा संवाद है। तो इसका मतलब बच्चों की तमाम जो क्यूरियोसिटीज है, जो उत्सुकताएं हैं, वो उत्सुकताएं उनकी शांत नहीं हो पा रही। और दिमाग में हम कहते हैं कि दिमाग में एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेप्राइवेशन, मतलब जो हम वंचित हो रहे हैं वो गहरी पैठ विचारों की बना रहा है। और वो अगर कहीं बातचीत अगर उसकी नहीं होती है तो बच्चा तनाव में आ जाता है। अच्छा, माँ बाप की एक सीमा होती, माँ बाप दोस्त के स्तर पर नहीं उतर सकते, माँ बाप शिक्षक के स्तर पर नहीं उतर सकते। तो ये हमारे उन शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिले बैठे, और हमारे स्कूल न खुल रहे हैं, बच्चों के दोस्त नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चे परेशान हैं, इनके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार करें। और जिस मैकेनिज्म में बच्चा ये समझे कि मेरी रक्षा सुरक्षा करने वाले भी समाज के लोग हैं, और अपनी बात को फिर वो खुल के कह सके। जब अपनी बात खुल के कहेगा तो जो विचारों का जाम है वो निकल कर बाहर आएगा और उसको एक दिमाग स्वतंत्र मिलेगा सोचने के लिए। सर, अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उसी तरह से प्राइवेट स्कूल में फीस जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। जो बच्चे फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं तो उन बच्चों को स्कूल से नाम काटने की धमकियां दी जा रही है। ये सबसे पहले मार्च में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सामने बात आई थी। हमने मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा। मुख्य सचिव जी ने जो अपनी एडवाइजरी जारी करी उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि कोरोना काल में फिलहाल अभी हम फीस जमा करने की बात नहीं करेंगे। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तब अपनी हैसियत के अनुसार हम अपनी फीस को जमा करने की बात करेंगे। तो अब ये परेशानी आई है, इसमें कोई शक नहीं। कई बार हमें शिकायत मिली है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन केवल इसलिए की जा रही है कि ताकि वो फीस कलेक्ट कर सके। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई तमाम माँ बाप ऐसे हैं जिनकी नौकरी छूट गई है, तमाम प्रवासी बन गए हैं, तमाम डिप्रेशन है, कोई कोरोना का शिकार हो गया है। तो लेकिन सरकार इस मामले में स्पष्ट है कि उसने स्पष्ट कहा है कि देखो, जहाँ तक फीस का सवाल है, फीस को लेकर किसी बच्चे का ऑनलाइन स्कूल में नाम नहीं काटा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फीस उसके पास नहीं है तो आप उसके ऊपर दबाव नहीं दे सकते। जितना जिस लायक है वो फीस वहां जमा करे। और जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मासिक आधार पर वेतन ट्रांसफर होता है, वो फीस जमा करने का ना जमा करने का सवाल पैदा नहीं होता। सरकार एकदम स्पष्ट है बिल्कुल इस मामले को लेकर, क्योंकि कारण ये है कि हम बच्चों के साथ हैं, माँ बाप के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप जरा, आपके पास शिकायत ये भी तो आती है कि टीचर की 6 महीने सैलरी नहीं मिली, 5 महीने नहीं मिली। आपके सामने ये सवाल भी तो आता है कि भाई जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आप जानते हैं कि बड़े बड़े संस्थान हैं वो, और बड़े बड़े उन पर सरप्लस भी है, लेकिन फीस के माध्यम से तमाम शिक्षक की नौकरी भी चलती है, रोजी रोटी भी चलती है। तो ये फीस वाला मुद्दा बहुआयामी है। हमें सब तरफ समन्वित रूप से सोचना है कि किसी भी माँ बाप पर दबाव न डाला जाए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो हमारी नियामक समिति होती है, जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो हमारी फीस के विषय में नियंत्रण करने की एजेंसी है, ये हमारे जिलाधिकारी को पूरी ताकत दे रखी है, पूरी पावर उनके पास है, प्रशासनिक पावर भी है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल वाले जितने प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको आपस में बैठाया जाए और समाज के जो लोग आंदोलनरत हैं उनको भी बताया जाए स्पष्ट तौर पर कि भाई हमारी क्या स्थिति। तो एक पारदर्शिता प्रशासनिक और शासनिक लेवल पर होनी चाहिए स्पष्ट तौर पर, तब हम उनको संदेश दे पाएंगे। किसी स्कूल की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो किसी माँ बाप को साहब नहीं साहब हम बच्चे का नाम काटेंगे। नाम नहीं कट सकता। नाम अगर कटता है तो शासन फिर इसके लिए फिर बहुत सख्ती से पेश आएगा। ठीक है। और जो फीस लायक जमा करने के वो फिलहाल फीस जमा करें, और जिसके पास नहीं है वो स्पष्ट बता दे कि कितनी फीस जमा कर सकते हैं और आगे कैसे फीस जमा हो सकती है। ये इसमें स्पष्ट शासन का रूप है। सर, ये जो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं सर, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, और इन लोगों के पास उनके आधार कार्ड तक के भी बन नहीं पाएंगे, माँ बाप तक के आधार कार्ड है, उनके लिए सर क्या योजना है सर? ये अभी आपसे पहले चर्चा हम कर चुके हैं। अभी बेसिकली एक योजना आ रही है कि जिसमें जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जो बाल श्रमिक हैं, इनको क्षेत्र की आंगनबाड़ी पर लाया जाए। हमारे पास डाटा है उसका,
यूनिसेफ हमारी ऐसी संस्था है जिसके पास पूरा डाटा है कि आपके शहर में कितने बाल भिक्षुक हैं, आपके शहर में क्षेत्र में कितने हमारे बाल श्रमिक हैं। तो वो कोविड काल के बाद आने वाला है, लेकिन उसका इंतजाम भी बेसिकली आधार कार्ड के लिए हमें कुछ ना कुछ उसका स्थायित्व देखना होता है। तो जब वो स्कूल में आएंगे या पढ़ने आएंगे तो कहीं ना कहीं आशा कार्यकर्ती और बाकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, उसके माँ कौन है, उसका बाप कौन है, ये पता तो हो कम से कम, क्योंकि आने वाले समय इसके अंदर इत्तेफा कराते हैं नहीं ये है नहीं, देखो मेरा तो ये कहना है कि बच्चे की क्या गलती है। बच्चे ने जन्म लिया है तो उसके अधिकार है, उसको पढ़ने का अधिकार मिले, उसको पोषण का अधिकार मिले, उसको सम्मान का अधिकार मिले, लेकिन मजबूरी उसकी ये है कि जो घर की इतनी खराब स्थिति है ये समाज की जिम्मेदारी बनती है। कारण यह है कि समाज का काम ईश्वर का काम है, लेकिन हमारे जो बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है। कई बार मैं कहता हूँ जो लोग ताकतवर बन गए हैं उनको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता है कि हमारे पीछे कितने लोग रह गए हैं, और जब आप पीछे वाले लोगों को आगे लाने के बाद समानता की बात करते हो तभी इस समाज में राष्ट्र की प्रगति होती है। तो ये अब इसकी योजना बन रही है। मुझे उम्मीद है कि कोविड काल समाप्त हो तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर केवल